जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग विश्व का भूगोल का रिवीजन यानी कि अध्ययन करेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो जो निहारिका होता है यह सौरमंडल का भाग नहीं होता है। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होता है। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष से पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य, तारा यानी कि सूर्य क्या होता है, सूर्य जो है वह एक प्रकार का तारा है, एक प्रकार का नहीं, वो तारा ही है। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है। जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। यानी कि ये सब जितना हम लोग देखें लोग, ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, ये सब क्या है, तो ये सब भी सौरमंडल का भाग है। और जो निहारिका यह सौरमंडल का भाग नहीं होता है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश से रेखाएं कितनी है। यहाँ पे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ रहा है, तो 179 होती है। कितनी? 179 होती है। एक मानव ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर कुल 179 रेखाएं हैं, जिसमें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर क्रमशः 89 रेखाएं तथा एक भूमध्य रेखा होती है। यानी कि एक भूमध्य रेखा को मिलाकर ही 179 रेखाएं होती हैं। मानव ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। मानव के ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 360 होती है। अक्षांश पृथ्वी के मध्य भाग से किसी स्थान पर बिंदु की कोणीय दूरी है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो पल्सर क्या होता है, तो यह घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा होता है। घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन है। क्या है? घूमता हुआ एक न्यूट्रॉन है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। यानी कि अधिकांश जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं वह किस रूप में देखे जाते हैं, तो पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। सौरमंडल का प्रधान, यहाँ पे आकाशीय भी हो सकता है और आकाशीय भी होता है। तो आकाशीय पिंड कौन सा है, तो यह सूर्य होता है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य होता है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है वह कहाँ पे स्थित है, तो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वह कौन वैज्ञानिक थे, तो कोपरनिकस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित निबंध कमेंट्रेलियस से लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। जो सूर्य है वह किसके केंद्र में, तो ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि छठी सती ईस्वी यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है। जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है। यह किसके द्वारा बताया गया था, तो भारतीय खगोलविद वराहमिहिर के द्वारा। और कब बताया गया था, तो लगभग 1000 वर्ष से पहले बता दिया गया था। और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। जो सूर्य है वह गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 25.896 लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा 720,000 किलोमीटर घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से लेकर 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की अवधि ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर
क्या कहलाती है? तो कॉस्मिक ईयर कहलाती है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88 तारामंडल हैं। बहुत जगह 89 भी दिया रहता है, तो अगर लेकिन IAU के अनुसार कितना है? तो 88 है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसके अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। यानी कि जो 88 तारामंडल है उसे अधिकांश तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, तो वह कौन सा तारा है? तो सप्तऋषि। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? वह है तो बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। सौरमंडल में केवल दो ग्रह यानी कि बुध, मरकरी और शुक्र, वेनस का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? तो 2, तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें ट्रिटोन एवं नेरिड प्रमुख है। यानी कि नेपच्यून का जो 14 ज्ञात उपग्रह है उसमें ट्रिटोन और नेरिड प्रमुख है। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने पराग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। यह जो पराग है यह स्थान का नाम है और यहीं पे सम्मेलन हुआ था 2006 में, और प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। बौना ग्रह की श्रेणी से नहीं, उसे ग्रह से मतलब कि ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसे किस में रखा गया? तो बौना ग्रह में रखा गया। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और सायंकाल का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है, तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि के साथ बृहस्पति, अरुण एवं वरुण वलयों से उक्त ग्रह हैं। यानी कि यह जो शनि है, बृहस्पति है, अरुण है और वरुण है, यह वलयों से युक्त ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, तो यह कितना समय लेता है? लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लेता है। तो 8 मिनट 19 सेकंड नहीं दिया गया है, तो इसका निकटतम उत्तर हम लोग को चुनना है। क्या हो जाएगा? 8 मिनट समय लेता है। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। अतः सही निकटतम उत्तर विकल्प सी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना दिन लगता है? तो 365.25 दिन लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। सौर वर्ष को क्या कहा जाता है? तो इसे ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषु यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स से दूसरे वसंत विषु के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। जो ट्रॉपिकल वर्ष होता है वह सामान्यतः कितने दिनों का होता है? तो 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है। जो कैलेंडर में
वर्ष को प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड या 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट 9 मिनट के स्थान पर 13 मिनट हो गया और 53.26 सेकेंड 9.51 सेकेंड के स्थान की गणना की गई। ऐसे वर्षों को परिवर्ष यानी कि एनोमेलिस्टिक ईयर कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो परिवर्ष कहते हैं। दो क्रमागत उपसौरों के बीच के समय को परिवर्ष एनोमेलिस्टिक ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, दो क्रमागत उपसौरों के बीच के समय को परिवर्ष कहा जाता है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है, तो इससे यानी कि चारों ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी के परिभ्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर है। कितना है, पृथ्वी के परिभ्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर प्रति मिनट यानी कि 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। कितनी होगी, 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। किसी भी विकल्प में अभिष्ट उत्तर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो किस पे, 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं। कितनी प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं, तो 4 हैं। पहली स्थिति देखते हैं लोग कि 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब का पाया जाना। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती हैं। कहाँ से, ऊपर से नीचे उतरती रहती हैं। फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। ये जो उदाहरण दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है कि सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखते हैं लोग कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वमुखी होना इसका कारण है। हवाओं का पूर्वमुखी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। और इसका उदाहरण देखें तो कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका, या कहाँ पे कैलिफोर्निया, तो उत्तरी अमेरिका का यह शहर है। पश्चिमी सहारा उत्तरी अफ्रीका। उसके बाद है आटाकामा दक्षिणी अमेरिका और नामीब दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। इस प्रकार के मरुस्थल हैं। तीसरा कारण देखते हैं लोग कि पर्वतों की वृष्टि छाया रेन शैडो क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों के उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल जैसे डेथ वैली, पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख हैं। यानी कि वृष्टि छाया के तहत कौन से कहाँ मरुस्थल बनते हैं, तो उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल डेथ वैली इसका उदाहरण है। पेटागोनिया का मरुस्थल इसका उदाहरण है जो अर्जेंटीना में अवस्थित है और पेरुवियन मरुस्थल इसके प्रमुख है। वृष्टि छाया क्या होता है कि जैसे ये पर्वत हो गया यानी कि पहाड़ हो गया और हवाएं ऊपर से नीचे से ऊपर जाती हैं और यहाँ से वर्षा कराती हैं और ये हवाएं इस साइड यानी कि इस साइड पार नहीं कर पाती हैं। इसी को वृष्टि छाया कहते हैं। यानी कि इस हवाओं के कारण इधर वर्षा नहीं होता है, तो यह इधर क्या हो जाता है, इधर मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। जिस क्षेत्र में जाहिर सी बात है अगर वर्षा नहीं होगा तो वहाँ पर मरुस्थल बनना लाजमी है। उसके बाद चौथा कारण देखते हैं कि महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ हैं। इनमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल यूएसए में स्थित है, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल जो चीन एवं मंगोलिया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। कोरियोलिस बल पूछ रहा है कि कोरियोलिस बल किस कारण होता है,
तो यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जीजी कोरियोलिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल पड़ा। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से एक प्रभावी कोरियोलिस बल का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। बृहस्पति का व्यास कितना होता है? तो लगभग 1,42,984 किलोमीटर बृहस्पति ग्रह का व्यास है। शनि ग्रह का व्यास लगभग 1,20,536 किलोमीटर इसका व्यास है। अरुण ग्रह का व्यास लगभग 51,118 किलोमीटर है। वरुण ग्रह का व्यास लगभग 49,528 किलोमीटर है। पृथ्वी ग्रह का व्यास लगभग, ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी ग्रह का व्यास कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर। उसके बाद है शुक्र ग्रह का व्यास लगभग 12,104 किलोमीटर है। मंगल का 6,792 किलोमीटर है। बुध का व्यास लगभग 4,879 किलोमीटर है। बुध सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नोट: आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? यहाँ पे घनत्व पूछ रहा है कि सबसे कम किस ग्रह का होता है? तो शनि ग्रह का जो घनत्व है वह सबसे कम होता है। उसके बाद ही दिया गया है कि ग्रहों का घनत्व, तो पृथ्वी का घनत्व देखा जाए तो 5,514 kg पर मीटर क्यूब होता है। मंगल का घनत्व 3,934 kg पर मीटर क्यूब होता है। शुक्र का घनत्व 5,243 kg पर मीटर क्यूब होता है और शनि का घनत्व 687 kg पर मीटर क्यूब होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक परत जो नीफे होता है, नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो इनमें निकेल और फेरम की प्रचुरता पाई जाती है। निकेल हो गया और उसके बाद फेरस यानी कि लोहा। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में निकेल और फेरम तत्वों की प्रचुरता है। निकेल और फेरम लोहा का संक्षिप्ताक्षर है। शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश यानी कि कितना समय लेता है? तो यह 29.5 वर्ष का समय लेता है। 29.5 वर्ष का समय लेता है शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। शनि सैटर्न सूर्य के चारों ओर एक चक्कर परिक्रमा लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्षों के बराबर समय लेता है। अतः निकटतम विकल्प सी सही है। यानी कि अगर एक्चुअल देखा जाए तो 29.4 होता है, लेकिन निकटतम इसमें दिया गया है 29.5, तो ये भी हो जाएगा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में डैश समय लेता है, तो यह 84 वर्ष का समय लेता है। यानी कि यूरेनस जो ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष। और यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7, एक्चुअल डाटा कितना होता है? तो 83.7 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है। जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर यानी कि परिभ्रमण पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है और उनके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 27 है। परिक्रमा क्या होता है? तो परिक्रमा देखा जाए तो यह सूर्य हो गया और इस सूर्य के चारों ओर घूमना, यानी कि यह अगर वरुण है तो यहाँ पे यह चारों घूमता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, उसे परिक्रमा कहा जाता है। और परिभ्रमण होता है कि यह अपने स्थान पे ही घूमता है, यानी कि जैसे लट्टू जो होता है वह लट्टू परिभ्रमण अपने स्थान पे ही करता है। अगला क्वेश्चन है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी किससे संबंधित है? तो यह पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित होता है। पृथ्वी के आयाम की माप से जियोडेसी संबंधित होता है।
जियोडेसी पृथ्वी के तीन मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही यह समय के साथ उपर्युक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है, यानी कि जो अभी 3 गुण पढ़े हैं लोग, उस गुण में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो यह जो अपघटक और जीवाणु जोड़ा है, यह सही है। यह जो क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला से दिया गया है, यानी कि अपघटक होते हैं, उत्पादक होते हैं और उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। यह शायद 10th क्लास का टॉपिक है, ज्योग्राफी से जोड़ के पूछा गया है। सही सुमेल देखा जाए तो उत्पादक कौन होते हैं? तो उत्पादक के तौर पर देखा जाता है तो घास होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हिरण होते हैं, अपघटक के अंतर्गत जीवाणु आते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? तेंदुआ आते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यह इसका भूभाग जो है वह सबसे कम है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। विश्व के 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एशिया का है। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे कम यानी कि न्यूनतम क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो सवाना जो घास का मैदान है वह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। प्रश्नगत विकल्पों में अफ्रीका के सवाना मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उत्तरी अमेरिका के घास मैदानों, जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है घास के मैदानों को पेरियरीज और दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो पेरियरीज कहा जाता है और दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके मध्य औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय इकाई AU पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर हमारे सौरमंडल के भीतर दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। एक एभी बराबर कितना होता है? एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? यहाँ पे U होना चाहिए, यहाँ पे V का मतलब क्या है हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, बट U होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे खगोलीय इकाई दिया है। तो एक के U ही हम ये AU मान के चलते हैं। अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं लोग। हमें जितनी जानकारी है AU हम मानते हैं। एक AU बराबर 1.496 गुने 10 के पावर 8 मीटर होता है। कितना होता है? 1.496 गुने 10 के पावर 8 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो WM डेविस के द्वारा भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। WM डेविस के द्वारा। WM डेविस, इनका पूरा नाम देखा जाए तो विलियम मोरिस डेविस ने भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। वहीं वाल्टर पेंक ने डेविस के सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने नाम दिया मार्फोलॉजिकल एनालिसिस। किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। तो क्या होता है? प्रधान मध्याह्न जो रेखा है उसी के आधार पर मानक समय तय किया जाता है। प्रधान देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो ग्रीनविच लाइन है वह किस देश में, यानी कि जो यह शहर का नाम है ग्रीनविच, यह किस देश में स्थित है? तो इंग्लैंड में स्थित है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है।
अब उन देशों को देखते हैं लोग किन किन देशों से गुजरती है। तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, उसके बाद है फ्रांस, फ्रांस के बाद स्पेन, स्पेन के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद माली, माली के बाद बुर्किना फासो, उसके बाद टोगो, टोगो के बाद घाना, यानी कि 8 देशों से होकर ग्रीनविच लाइन गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, यानी कि भूटान, थिम्पू कहाँ है तो भूटान में है। भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 PM, 6 PM। इसे सॉल्व किया जाता है, इसका फार्मूला होता है। तो इसका व्याख्या देखते हैं लोग कि सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। अतः 90 डिग्री देशांतर पर 90 गुने 4 यानी कि 360 मिनट हो जाएगा। और 360 मिनट का मतलब हो गया 6 घंटे का अंतर होगा। कितने घंटे का अंतर होगा? 6 घंटे का अंतर होगा। इसलिए 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय 6 PM होगा जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर के 12 बज रहे होंगे। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? यह क्वेश्चन थोड़ा सा 69 में जब पूछा गया था तो बहुत डिफिकल्ट लगा था, क्योंकि यह पठार के संदर्भ में पूछा गया था। अगर भारतीय मानक समय रेखा देता तो सब कोई मार देते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बघेलखंड। अब इसका व्याख्या देखते हैं लोग कि बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। यह दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर क्रॉसिंग पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं। भारतीय देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ से यानी कि यह अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है ये वाला, यह और जो कर्क रेखा है ये वाला, यानी कि भारत के जो बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, यह कहाँ पे मिलती है? तो यह कहाँ पे मिलती है? छत्तीसगढ़ में। और कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के पास एक दूसरे को काटती हैं, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो यह रॉकी पर्वत श्रृंखला है। यह ऑप्शन के हिसाब से रॉकी होगा। इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सा हो जाएगा? अगर ऑप्शन में एंडीज नहीं है तब रॉकी था, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हालांकि प्रश्नगत विकल्पों में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। प्रश्न में निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है। इसका उत्तर विकल्प सी होगा। अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के अनुसार पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशन रीज है, जिसका लगभग 90% भाग यानी कि 90% भाग समुद्र के नीचे है। कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। यहाँ से पूछ रहा है कि कराल क्या है? तो यह दक्षिणी अफ्रीका की निर्मित एक संरचना है। कराल दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचनाओं को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो झोपड़ी नुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है? कराल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन में नहीं होगा, या यही हो सकता है कि एक से अधिक भी हो सकता है ऑप्शन से। कतिपय आकलनों के अनुसार दुनिया के कुल बड़े बांधों यानी कि 15 मीटर या अधिक ऊंचाई या 3 मिलियन घन मीटर से अधिक भंडारण क्षमता की संख्या का लगभग आधा चीन में है। कहाँ पे है? चीन में है। एक अन्य आकलन के अनुसार दुनिया के बड़े बांधों में से 57% भारत और चीन में है। किसमें? भारत और चीन में है।
विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, विश्व का सबसे शुष्क, यहाँ पे रेगिस्तान पूछ रहा है लेकिन शुष्क दिया है कि शुष्क रेगिस्तान कौन हो जाएगा, तो अटाकामा, अटाकामा का जो मरुस्थल है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान अटाकामा मरुस्थल है, कौन है, अटाकामा मरुस्थल है जो दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है। अटाकामा का मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तुम्मालपल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, वह कहाँ अवस्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तुम्मालपल्ले खदान कहाँ पे अवस्थित है, तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तुम्मालपल्ले खदान आंध्र प्रदेश राज्य के वाईएसआर जिले, पूर्व नाम यानी कि पूरा पहले का नाम इसका क्या था, तो कडप्पा जिला, अभी वर्तमान नाम क्या है, तो वाईएसआर जिले में अवस्थित है। वर्ष 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग ने यहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार होने की पुष्टि की थी। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, तो यह प्रशांत महासागर से होकर, कहाँ से गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा होती है, यह काल्पनिक रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडरों दिनों को अलग करती है। यह क्या करती है, तो दो क्रमागत कैलेंडरों दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो अफ्रीका, ऑप्शन के हिसाब से अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा है, ऑप्शन के हिसाब से। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप है, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इस ऑप्शन में एशिया नहीं दिया गया, इसलिए एशिया आंसर नहीं होगा। तो जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 44 करोड़ 56,85,000 वर्ग किलोमीटर है, 44 करोड़ 56,85,000 किलोमीटर। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, तो सबसे छोटा महाद्वीप है। उपयुक्त प्रश्न में एशिया ना दिए जाने के कारण सही उत्तर विकल्प बी होगा। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, सबसे अधिक किस महाद्वीप में देश हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। अब उन महाद्वीपों में देशों की संख्या देखते हैं लोग, तो अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, यूरोप महाद्वीप में 49 देश हैं, एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 23 देश हैं, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 12 देश, और ओशेनिया महाद्वीप में 14 देश। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो ओशेनिया महाद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि याद कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, यह ओशेनिया जो महाद्वीप है उसी का एक देश है। जो ऑस्ट्रेलिया है ओशेनिया महाद्वीप का ही एक देश है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है, तो यह अपघर्षण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अपघर्षण का। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है। छत्रक सेल या गारा सेल यानी कि मशरूम रॉक अपरदनात्मक प्रकार की स्थलाकृति है। यह जो टॉपिक है स्थलाकृति चैप्टर का टॉपिक है। इसमें चट्टानों के निचले भागों में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है। जापान के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर की जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। जापान के प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक प्रमुख समुद्री मछलियां तथा मत्स्यन वहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। वहाँ खनिज संसाधन काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। जापान में खनिज संसाधन काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा वहाँ की भूमि पर वनों का बाहुल्य है। जापान में बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने हेतु समुद्र का प्रयोग
समुद्र का प्रयोग किया है, अतः जापान में प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में विकल्प ए कथन ही सर्वाधिक सटीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है। तो यह जो मृत सागर है, मृत सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है। यहाँ पे भी ऑप्शन के हिसाब से मृत सागर होगा। प्रश्नगत सागरों में सर्वाधिक लवणता मृत सागर, सर्वाधिक की लवणता मृत सागर में, यानी कि इसकी लवणता देखा जाए तो 238 से लेकर 240%, 238 से लेकर 240% पाई जाती है। हालांकि विश्व में सर्वाधिक लवणता यानी कि डेंसिटी तुर्की की वान झील, तुर्की की कौन सी झील है, वान झील, जिसमें 330 से लेकर 335% लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है। तो यह चिली है। कौन सा हो जाएगा सबसे अधिक लंबाई वाला देश, कौन हो जाएगा, तो चिली हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी यानी कि अक्षांशीय लंबाई वाला देश कौन है, तो चिली है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, किस देश में सर्वाधिक द्वीप है। तो इंडोनेशिया जो देश है इसमें सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं। प्रश्नगत में दिए गए देशों में द्वीपों की संख्या, तो इंडोनेशिया में देखा जाए तो कितने द्वीप हैं, तो 17,508 द्वीप हैं। उसके बाद दूसरा स्थान आता है फिलीपींस का, जिसमें 7,641 द्वीप मौजूद हैं। उसके बाद है मालदीव में 1192 द्वीप स्थित है। और क्यूबा में 4,195। इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार उसके द्वीप समूह में 17,508 द्वीप हैं, जिसमें 6,000 द्वीपों पर बसा हुआ है। यानी कि जो 6,000 द्वीप है उस पर लोग रहते हैं, बाकी जो द्वीप है उस पर लोग निवास नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो बोर्नियो जो द्वीप है वह सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। दिए गए विकल्पों में बोर्नियो द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 7,51,929 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद मेडागास्कर, यानी कि बोर्नियो के बाद देखा जाए तो किसका स्थान है, तो मेडागास्कर का क्षेत्रफल देखा जाए तो 5,87,041 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सुमात्रा 4,72,784 वर्ग किलोमीटर तथा ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल 2,09,331 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम याकोन किस देश में स्थित है। तो यह रूस में स्थित है। ओयम याकोन कहाँ पे है, तो रूस में है। विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम याकोन रूस में है। यह रूस के शाखा या याकुतिया गणराज्य में इंडी गिरका नदी के तट पर अवस्थित एक ग्रामीण बस्ती है। यह कैसी बस्ती है, तो यह एक ग्रामीण बस्ती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो यह कौन सा हो जाएगा, जापान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जापान। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। प्रश्न अनुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है। कौन हो जाएगा, सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 3,77,915 वर्ग किलोमीटर। तत्पश्चात फिलीपींस 3 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद न्यूजीलैंड का हो जाएगा आपका 2,68,838 वर्ग किलोमीटर तथा क्यूबा 1,10,860 वर्ग किलोमीटर। अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा, यानी कि चारों ऑप्शन का यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो वह होन्शु द्वीप है। कौन सा हो जाएगा, होन्शु द्वीप। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। यानी कि जो जापान है वह 4 द्वीपों का समूह है। कौन कौन सा, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू।
उपर्युक्त चारों द्वीपों में होन्शु है वह जो सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर अवस्थित है, यानी कि जो जापान की राजधानी टोक्यो है वह किस द्वीप पर अवस्थित है, तो यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ग्रीनलैंड किस देश का भाग है, तो यह डेनमार्क का है। किसका भाग है? डेनमार्क का। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। जो ग्रीनलैंड है वह किसके अधीन है, तो डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे जो नूक है वह ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। ग्रीनलैंड का अगर पूछा जाए कि ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर कौन सा हो जाएगा, तो नूक हो जाएगा। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1 से 3 मीटर तक है। कितनी ऊंचाई है समुद्र तल से इसकी, तो 1 से 3 मीटर तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो यह ए वैगनेट के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? ए वैगनेट के द्वारा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 से 22.5 करोड़ वर्ष, कितना? 20 से लेकर 22.5 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों लौरेसिया और गोंडवानालैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लौरेसिया व गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गए जो आज के महाद्वीप के रूप में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वे जो आग्नेय चट्टान होते हैं वह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय भी होती हैं और अक्रिस्टलीय भी होती हैं। आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। ये रवेदार होती है, परतें नहीं पाई जाती हैं। पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में जो 70 बीपीए से हुआ था उसमें पूछा गया था और यहाँ से आग्नेय चट्टान नहीं दिया था, इंग्लिश में इसे ही लिख दिया गया, इग्नियस चट्टान को ही इंग्लिश में लिख दिया था इग्नियस चट्टान। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, यानी कि जो अवसादी चट्टान होती हैं यह स्तर दर स्तर पाई जाती हैं। कैसे? स्तरों में निक्षेपित हैं। अवसादी शैलों सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इनमें जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स और परतें पाई जाती हैं। जो अवसादी चट्टानें होती हैं उसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं और परतें भी पाई जाती हैं, किंतु ये शैलें रवेदार यानी कि क्रिस्टल नहीं होती हैं। अवसादी चट्टानें क्रिस्टल नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। तो पहला कथन देखते हैं लोग कि एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ये कथन सत्य हैं। जो एस्कर होते हैं वह क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें होती हैं। उसके बाद दूसरा कथन है कि ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। ये भी कथन सत्य है। बोल्डर क्या होता है, तो जो नदियाँ निकलती हैं ऊपर से, नदियाँ जब भी अपने मुहाने से निकलती हैं, अपने पहाड़ों से निकलती हैं, तो वहाँ से जब गुजरती हैं तो धीरे धीरे पर्वतों को काट के बड़े बड़े चट्टानों को काटती हैं। तो आप लोग बहुत सारे पिक्चर में या मूवी में देखे होंगे कि नदी के बीच में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोल्डर बोला जाता है। उसके बाद ये तीसरा कथन है कि अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्करयुक्त इलाकों की विशेषता है। यह कथन गलत हो जाएगा। चौथा कथन है कि जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियरों की क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। तो ये भी कथन सत्य है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2, 4 इसका सही कथन हो जाएगा। ग्लेशियरों या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे संकरीय कटक होते हैं। ये लंबे संकरीय कटक होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले एस्कर होते हैं। एस्कर की संरचना
बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। स्कर की संरचना किसके द्वारा होती है? तो बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन, गोलास में मृत्तिका, बोल्डर क्ले द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं। क्या होते हैं? या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे की समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। ड्रमलिन ग्लेशियरों की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। जो ड्रमलिन होते हैं वह किससे उत्पन्न होते हैं? तो ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? तो यह एक ज्वालामुखी है और यह कहाँ स्थित है? माउंट एटना तो यह इटली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इटली में स्थित है। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के भी प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो जो यह माउंट एटना है वह सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि इसमें हमेशा विस्फोट होते रहता है। जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3357 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 3357 मीटर। मोनालोवा उदाहरण है यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मोनालोवा। इसमें भी विस्फोट होते रहता है। मोनालोवा हवाई द्वीप कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह जो मोनालोवा है वह कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप पर। और हवाई द्वीप कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कथन सही नहीं है। तो पहला देखते हैं कि सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इससे भूकंप की उत्पत्ति हुई है। ये कथन सत्य है। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। ये भी कथन सत्य है। ये तीसरा कथन है, यह गलत है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। यह कथन क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि डी नंबर। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिमी दिशा में थी। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के किनारे आए रिक्टर स्केल पर 9.1 परिमाण के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2,40,000 लोगों की मृत्यु हुई। उपर्युक्त प्रश्न में सुनामी से संबंधित दिए गए तथ्यों का विवरण क्रमशः इस प्रकार है। पहला कथन का विवरण देखा जाए तो इस शक्तिशाली भूकंप से लगभग 1300 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक के अधक्षेपण हुआ। यह अधक्षेपण बर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के खिसकने से हुआ, अतः कथन एक सही है। दूसरा कथन देखते हैं लोग कि हिंद महासागर में उठी इन सुनामी लहरों का प्रभाव इंडोनेशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका तट तक देखा गया। अधिकेंद्र से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण अफ्रीका में दो व्यक्ति वहीं सोमालिया में 289 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। इससे लगभग 14 देश प्रभावित हुए थे। कितने देश प्रभावित हुए थे? तो 14 देश प्रभावित हुए थे। तीसरा कथन है कि इन सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख यानी कि 2,27,898 लोगों के मारे जाने एवं खोने की संभावना व्यक्त की गई, ना कि 50 लाख। कितना? ना कि 50 लाख। अतः यह कथन पूर्ण रूप से गलत है, इसलिए यही उत्तर भी है, यानी कि सी उत्तर होगा। वहीं विकल्प डी भी सत्य है। वस्तुतः भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग
उत्तर दक्षिण दिशा में थी, जिससे सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। परिणामतः बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए, यानी कि इससे भूकंप से बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं? तो नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। इसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई देखा जाए यानी कि लंबाई में तो 8,848.86 मीटर सहित प्रथम 10 से सर्वोच्च चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमालय एक नवीन मोरदार वलित पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो नवीन मोरदार वलित पर्वत है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ इन्हीं वलित पर्वतों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है। तो जो मरे एवं डार्लिंग है यह नदी है। और कहाँ की नदी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदी है। मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां हैं। इसकी घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जबकि ईरी एवं ह्यूरॉन संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की बृहद झीलें हैं। यानी कि ईरी और ह्यूरॉन जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा रेखा के बीच में, यानी कि यह झील है। इसी तरह विक्टोरिया एवं चाड अफ्रीका की प्रमुख झीलें हैं। विक्टोरिया भी झील है और जो चाड है ये भी कहाँ की? तो अफ्रीका महाद्वीप की ये झीलें हैं। स्वेज एवं पनामा नहर है। यह स्वेज नहर और पनामा यह क्या है? तो नहर है। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो हैदराबाद जो है वह भारत में भी स्थित है और पाकिस्तान में भी स्थित है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। हैदराबाद इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का दूसरा बड़ा शहर है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण सही उत्तर विकल्प ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाया जाने वाला क्षेत्र जल निकासी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जल निकासी क्षेत्र कहलाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पार्क का नाम कांगेर नदी से लिया गया है। किस नदी से लिया गया है? तो कांगेर नदी से लिया गया है। कांगेर घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वर्ष 1982 में प्रदान किया गया था। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो 1982 में प्रदान किया गया था। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार 2020 के अंत तक, यह आंकड़ा 2020 के अंत तक का है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। इसके बाद क्रमशः रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत के पास कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार है। ध्यातव्य है कि विश्व स्तर पर कोयले के संचित भंडार में भारत का स्थान 5वां है। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 5वां है। कोयले के शीर्ष उत्पादक के देशों में क्रमशः चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी कि उत्पादक के तौर पर देखा जाए तो इसमें पहला स्थान किसका है? तो चीन का है और दूसरा स्थान किसका है? तो भारत का है।
निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो जो चीन था वह 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था, चीन। वर्ष 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन था। इसके बाद क्रमशः भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा का स्थान था। वर्ष 2021 में चीन गेहूं के उत्पादन में शीर्ष पर था। इसके बाद क्रमशः भारत, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस का स्थान था। यानी कि यहाँ से कनाडा का स्थान कौन ले लिया? तो फ्रांस ले लिया 2021 में। ध्यातव्य है कि 2021 में गेहूं के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर था। कौन से स्थान पर था? तो दूसरे स्थान पर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो चीन है यह यहाँ पे इस देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स सामानें बनाई जाती हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन हो जाएगा। विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे बड़े उत्पादकों की श्रेणी में शीर्ष पर चीन है, जबकि इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान का स्थान है। यानी कि तीसरा स्थान जापान का और दूसरा स्थान किसका है? अमेरिका का। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी लंबाई लगभग 7,000 से लेकर 8,000 यानी कि 8900 किलोमीटर विभिन्न प्रमाणिक के स्रोतों से प्राप्त होती है। रॉकीज माउंटेन उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। रॉकी जो पर्वत है वह किस श्रेणी का पर्वत है? तो वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। कितना इसकी लंबाई है? तो 4800 किलोमीटर है। हिमालयन माउंटेन दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। इसकी लंबाई यानी कि लेंथ पूछ रहा है तो इसका कितना है? तो हिमालय पर्वत का 2500 लगभग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच कोकोस प्लेट पाई जाती है। मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका की पश्चिमी तट तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अब व्याख्या देखते हैं लोग कि इसका आंसर क्या होगा। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह अमेरिका का कौन सा क्षेत्र है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन यानी कि लोहे का उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनियाई का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। अतः एक से अधिक विकल्प सही है। यानी कि इसमें विकल्प एक से अधिक सही है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है। तो बेंगोला की धारा यह कैसी जलधारा है? तो यह ठंडी जलधारा है। और यह कहाँ बहती है? तो नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा कौन है? तो बेंगोला की जलधारा है। नामीबिया के तट के साथ बेंगुएला ठंडी जलधारा बहती है। बेंगुएला धारा के अच्छे प्रभाव के कारण कलाहारी मरुस्थल के पश्चिमी तट का मौसम साल भर ठंडा तथा सुहावना रहता है। यह जलधारा महासागर में उत्पन्न होती है। जो यह जलधारा है कहाँ से उत्पन्न होती है? तो महासागर से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि ब्राजील के पठार के पास मैदानों को क्या कहते हैं? यानी कि पूछ रहा है कि ब्राजील में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कंपोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोस्ट कहा जाता है। ब्राजील के पठार के पास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कंपोस्ट पाए जाते हैं। जो यह घास के मैदान कंपोस्ट है वह किस प्रकार के घास के मैदान है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। पंपास शीतोष्ण घास के मैदान है। जो पंपास है वह किस प्रकार का घास का मैदान है? तो शीतोष्ण घास के मैदान है जिनका विस्तार अर्जेंटीना में है।
डाउन शीतोष्ण घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जो डाउन घास के मैदान है ये भी शीतोष्ण घास के मैदान है और यह कहाँ पाए जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तथा वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि किलिमंजारो है एक, किलिमंजारो क्या है तो यह एक आग्नेयगिरी यानी कि यह एक ज्वालामुखी है। किलिमंजारो क्या है, यह एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। किलिमंजारो पर्वत माउंट किलिमंजारो तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। किलिमंजारो के 3 मुख्य शंकुओं में से माउंट कीबो के सर्वोच्च शिखर उहुरु चोटी का पहले नाम कैसर विल्हेम एस्पीज था। यह एक आग्नेयगिरी या ज्वालामुखीय पर्वत है। जो किलिमंजारो पर्वत है वह क्या है तो यह एक ज्वालामुखीय पर्वत है। गोबी का मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है तो यह चीन में स्थित है। गोबी का मरुस्थल चीन में है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन तथा दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। जोहान्सबर्ग विख्यात है। किसके लिए विख्यात है तो स्वर्ण खनन हेतु, यानी कि स्वर्ण का खनन यहाँ पे किया जाता है जोहान्सबर्ग में, इसलिए यह स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के गौंटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है। यह सोना और हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है तो सोना और हीरा के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध यानी कि लैंडलॉक कंट्री है तो जो हंगरी यह स्थलरुद्ध देश है। हंगरी स्थलरुद्ध देश है। हंगरी कैसा देश है तो स्थलरुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, यानी कि जो इजराइल देश है उसकी सीमा किस किस देश से लगती है तो लेबनान से लगती है, सीरिया से भी लगती है और जॉर्डन तथा मिस्र के साथ भी लगती है। यानी कि इन चारों देशों के साथ इजराइल देश की सीमा साझा करती है। इजराइल पश्चिम एशिया के मध्य पूर्व का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र इजिप्ट से लगी हुई है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। इजराइल विवादित क्षेत्र गाजा पट्टी एवं वेस्ट बैंक के साथ भी सीमा साझा करता है। संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं तो पामीर का जो पठार है इसे संसार की छत कहा जाता है। पामीर की पठार को क्या कहा जाता है तो संसार की छत कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। कभी कभी तिब्बत के पठार हेतु भी संसार की छत का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पामीर के स्थान पर तिब्बत भी रहता है और तिब्बत के पठार को भी संसार की छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, यानी कि किस देश का है तो श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से जाना जाता है, यानी कि श्रीलंका को कहा जाता है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित एक हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन भी कहा जाता है, यानी कि श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, यानी कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से कितना प्रतिशत ढका है तो लगभग 2/3 भाग है जो पानी से ढका हुआ है पृथ्वी का। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पर स्थल क्षेत्र यानी कि लैंड एरिया और लगभग 71%
71% भाग पर जल क्षेत्र वाटर एरिया का विस्तार है। अतः निकटतम सही उत्तर विकल्प सी होगा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है तो उत्तरी ध्रुव है। कौन सा स्थान है? उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर का तल लगभग 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 6553 या 6352.752 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या 6356.752 किलोमीटर है। पृथ्वी की अगर ध्रुवीय त्रिज्या देखा जाए तो कितना है? 6356 किलोमीटर। 64,000 किलोमीटर, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, यानी कि जो यह कथन दिया गया है कि इस कटक के बारे में पूछा जा रहा है तो मध्य महासागरीय कटक के बारे में पूछा जा रहा है। उपर्युक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक मिड ओशियन रिज ग्लोब के चारों ओर 40,390 मील या 65,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। अतः निकटतम उत्तर डी सही है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम है तो यह एक महासागरीय जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या होती है? तो यह एक महासागरीय धारा है। फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेटरास अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है। यह कैसी, जो गल्फ स्ट्रीम है वह कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि ग्रैंड कैनियन क्या है? तो यह एक खड्ड है, यानी कि गॉर्ज है, यह एक खाई है। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी, ये नदी जो है यह इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से पूछता है कि ग्रैंड कैनियन किससे नदी में बना है? तो कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड यानी कि गॉर्ज है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे निर्मित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। किसके द्वारा? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित है। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो नाम है सुंदरवन डेल्टा, यह नाम फेमस है, यह नाम फेमस नहीं है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। फिजी द्वीप अवस्थित है तो यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुआतू के पूर्वी, टोंगा के पश्चिम तथा तुआलू दक्षिण में स्थित है। तुआलू के दक्षिण में स्थित है। यह जो वानुआतू है, टोंगा है, यह सब क्या है? तो यह देश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। स्वेज कनाल मिस्र के स्वेज स्थल डमरू मध्य में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। जो स्वेज नहर है यह यानी कि यह मानव निर्मित नहर है। 1869 ईस्वी में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी और लाल सागर रेड सी को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज नहर में तौफीक बंदरगाह, स्वेज बंदरगाह
और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सहित बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्वेज नहर है वह विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर यानी कि अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर के बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल लगभग 22,500 किलोमीटर 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु नहर के बन जाने से दोनों के मध्य लगभग आधी से भी कम दूरी अर्थात लगभग 9,500 किलोमीटर ही रह गई है। वर्तमान में इस नहर को पनामा देश का अधिकार है। वर्तमान में इस नहर पर किस देश का अधिकार है? तो पनामा देश का अधिकार है। मलक्का जल संयोजक यानी कि मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है। हिंद महासागर से चीन सागर तक मलक्का जल संधि। स्टेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग कौन करती है? तो मलक्का जल संधि। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इससे जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक के आने जाने की सुविधाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन परत बताती है। ओजोन परत क्या बताती है? तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत ओजोन परत बताती है। ओजोन परत ओजोन लेयर समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यद्यपि ओजोन की उपस्थिति 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है। परत के रूप में ओजोन अधिकांश से 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होती है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर यानी कि स्किन कैंसर का खतरा होता है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है तो 10 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो यह दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पौनों की प्रचंडता के आधार पर इन्हें यह नाम प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। यह यानी कि काहिरा कहाँ स्थित है? तो यह 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। काहिरा मिस्र यानी कि काहिरा कहाँ पे? तो मिस्र की स्थिति यानी कि काहिरा की स्थिति 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट है। चूँकि काहिरा का समय ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटा आगे है, अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास बनती है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण
24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः एक डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 30 डिग्री देशांतर पर कुल समय 30 × 4 यानी कि 120 यानी कि 2 घंटा, इसलिए यह 2 घंटा आगे है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत यानी कि विंटर सोलिस्टाइस अर्थात 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ग्रीष्म अयनांत सोलर सोल्स्टाइस के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20 या 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा 21 या 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। महाद्वीप अलग कैसे हुए? अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो विवर्तनिक क्रिया से, प्लेट विवर्तनिक यानी कि प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया की वजह से महाद्वीप अलग हुए थे। पृथ्वी का ऊपरी भाग स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर और संपूर्ण क्रस्ट एवं मैंटिक का ऊपरी भाग का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ स्थानांतरित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो यह पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल यानी कि क्षैतिज संचलन भी आता है। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला संपीड़न बल व तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं। ऊपर उठे भाग को अपनति यानी कि चट्टान का जो, अगर ऐसे चट्टान टकरा रही है तो अगर एक चट्टान का भाग ऊपर उठता है तो उसे अपनति और नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। अगर ये चट्टान नीचे गई तो इसे अभिनति कहा जाएगा और ये चट्टान ऊपर आई तो इसे अपनति कहा जाएगा। इसी मोड़ को वलन कहते हैं। इसी मोड़ को, यहाँ पे जो मोड़ बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो वलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो जो आल्प्स है यह यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु मोंट ब्लैक है जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोरदार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। जो आल्प्स पर्वत है किसका उदाहरण है? तो नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। और इसकी सर्वोच्च बिंदु की बात करें यानी कि सर्वोच्च चोटी का बात किया जाए तो मोंट ब्लैक है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। कहाँ पे? चीन में अवस्थित है। तकला मकान मरुस्थल मुख्यतः उत्तर पश्चिम चीन के जिजियांग क्षेत्र एशिया में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर का पठार और उत्तर में तियानशान पर्वत से घिरा है। किससे घिरा है? तियानशान पर्वत से घिरा है उत्तर में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो ग्रेट विक्टोरियन। इसका विस्तार लगभग 3,48,785 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो लेबनान के साथ मृत सागर का भूमि सीमा नहीं है। दिए गए विकल्पों में से लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार
वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? पंपास। दक्षिणी अमेरिका में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? तो यूरेशिया, पेरियरी उत्तरी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया तथा वेल्स दक्षिण अफ्रीका आदि प्रमुख हैं। वेल्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और पेरियरी उत्तरी अमेरिका और स्टेपीज यूरेशिया में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो जो सिडनी है यह किसी देश की राजधानी नहीं है। उपर्युक्त विकल्पों में सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। सिडनी जो है वह ऑस्ट्रेलिया का एक क्या है? तो बंदरगाह नगर है। जबकि कैनबरा कहाँ की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी तथा रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज 90 डिग्री ई रीज ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। जो यह 90 ईस्ट रीज है यह क्या है? तो यह एक कटक है। कटक किसे कहा जाता है? जैसे समुद्र में भी पर्वत निकलते हैं। जो हम लोग की पृथ्वी पे पर्वत देखते हैं लोग, वो तो पर्वत होते ही हैं, लेकिन समुद्र के अंदर भी पर्वत का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे पर्वतों का निर्माण होता है। बहुत सारी क्रिया होती हैं, उनसे भी पर्वतों का निर्माण होता है और वह ऊपर जो नहीं दिखते हैं उन्हें ही कटक कहा जाता है। इसलिए समुद्र या महासागरों में पानी जहाज के लिए रूट फिक्स किया जाता है कि इस रूट से जाएंगे, क्योंकि अगर कटक पड़ेंगे तो जो जहाज का पेंदी होता है वह टूट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। इसमें अभी लगभग 80 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहीं तक के इसका कवर करते हैं लोग, और इसका पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा डाउन चल रहा है इधर, तो वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से अभी हम इसको 100 तक करेंगे। उसके बाद फिर एक और पार्ट लाएंगे, 80 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा।